फ्रेंड्स, आज हम जूनियर हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक एवं सहायक प्रधानाध्यापक का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्न के प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का या गोली दर्पण का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण हमारा जिसके द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। इसलिए जो ये कार है, कार वाहन बसों के पीछे जो भी दर्पण लगा होता है वो हमारा उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, हरित क्रांति संबंधित है मोटे अनाज के उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से या तिलहन उत्पादन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोटे अनाज के उत्पादन से। ये हरित क्रांति संबंधित है मोटे अनाज के उत्पादन से। ये हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1966 से 1967 में इसका प्रारंभ हुआ था और इसे प्रारंभ करने का श्रेय जो जाता है वो हमारे नॉर्मन बोरलॉग, जो कि एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे, उनके द्वारा दिया जाता है। उनके द्वारा विकसित जो उन्नत किस्म के गेहूं के बीजों द्वारा इसकी उत्पादकता को 2 से 2.5 गुना बढ़ाए जाने पर सफलता मिली थी, जो कि हरित क्रांति का एक आधार बनी थी। तो हमारा हरित क्रांति संबंधित किससे है, तो वो हमारा है मोटे अनाज के उत्पादन से। आगे देखते हैं, वायुमंडलीय ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन है पास्कल, डॉप्सन, एंगस्ट्रॉम या नॉट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉप्सन। ओजोन परत की जो मोटाई है उसको नापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग करते हैं। और ये जो ओजोन परत है ये हमारी समताप मंडल में पाई जाती है और जो कि ये हमारे यूवी किरणें हैं उससे हमारी ये पृथ्वी पर जो आने वाली यूवी किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करती हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सदिश राशि है। ऑप्शन है विस्थापन, समय, चाल या दूरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन। सदिश राशियाँ कौन सी राशियाँ होती हैं, ये वे राशियाँ हैं जो कि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। बाकी हमारी समय, चाल है, दूरी, ये हमारी क्या है, आदिश राशियाँ हैं। अगला देखते हैं, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। जोहानसन, वॉटसन, डार्विन या मेंडल को। तो आनुवंशिकी का जनक कहते हैं मेंडल को। आइए देखते हैं अगला, केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है केरल, असम, हरियाणा, राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। केवला जो घाना पक्षी विहार है वो कहाँ पे है, ये राजस्थान में स्थित है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राज्यसभा सीटें हैं। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। जो हमारी ये राज्यसभा की सीटों की अधिकतम जो संख्या होती है वो 250 हो सकती है, लेकिन जो वर्तमान में भी इनकी संख्या है वो 245 है, जिसमें से 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। भारत में जो सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें हैं वो कहाँ पे हैं, तो वो हैं हमारी उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे कितनी सीटें हैं, या 31 सीटें हमारी सिर्फ उत्तर प्रदेश में हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। ऑप्शन है 1998, 1971, 1974, 1981। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1974। 1974 में ये परमाणु परीक्षण किया गया था, जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में पोखरण नामक स्थान पे किया गया था। अगला है, भारत में अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा चुकी हैं। तो ये इसके ऑप्शन है 12, 13, 11 या 10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 पंचवर्षीय योजनाएं अभी तक चलाई जा चुकी हैं। सबसे पहले जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो कब आई थी, तो वो आई थी 1951 से 1956 में। योजना आयोग को समाप्त करते हुए कब नीति आयोग की स्थापना की गई थी। 2014, 2015, 2016 या 2013 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो अरविंद पनगड़िया थे, और वर्तमान में इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार हैं। तो इसमें यहाँ पे पूछा गया था नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो वो 2015 में।
आगे देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है पर्यावरण से, ऊर्जा से, विश्व व्यापार से, नगर विन्यास से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। आगे देखते हैं अम्ल वर्षा निम्न में से किसके कारण होती है। कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण, नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, नाइट्रेट व नाइट्रोजन के कारण, या ओजोन व क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। अम्ल वर्षा हमारी क्या है, जो कि ये सामान्यतः ऐसी वर्षा है जिसका pH मान 5 से 6 कम हो, अम्ल वर्षा कहलाती है। अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के वायु प्रदूषण के कारण वर्षा के समय में जल के साथ घुलने पर होती है, और वस्तुतः जब बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड के मध्य प्रतिक्रिया होती है तब ये अम्ल वर्षा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से महात्मा गांधी का संबंध किससे नहीं है। यंग ऑप्शन है यंग इंडिया, नवजीवन, हिंद स्वराज या बंदी जीवन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी का संबंध बंदी जीवन से नहीं है, क्योंकि बंदी जीवन ये सचिननाथ सन्याल के द्वारा लिखी गई रचना है, जबकि यंग इंडिया है, नवजीवन है, हिंद स्वराज, ये सभी क्या है, महात्मा गांधी से संबंधित हैं। आगे देखते हैं सीएनजी है कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस, साइनोज नेचुरल गैस, कंडेंस्ड नाइट्रोजन गैस या कंट्रोल नेचुरल गैस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस सीएनजी है। आगे देखते हैं पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन का कितना क्षेत्रफल होना चाहिए। तो ऑप्शन है 10%, 23%, 33% या 53%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33%, यानी कि एक तिहाई क्षेत्र पर ये वन होने चाहिए, जिससे कि पर्यावरण संतुलन बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं ग्रीन मफलर संबंधित है। ऑप्शन है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो ग्रीन मफलर हमारा संबंधित होता है ध्वनि प्रदूषण से। आगे देखते हैं मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है गेहूं का खेत, धान का खेत, कपास का खेत या मूंगफली का खेत। तो मीथेन जो गैस उत्पन्न करने वाला क्षेत्र होता है वो धान का खेत होता है। धान के खेत हैं, कोयले की खदानें एवं घरेलू उपज वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि जो आर्द्र भूमि तथा समुद्र ये मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर, राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया है। आगे देखते हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव, टी.टी. कृष्णामाचारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी.एन. राव। जो संवैधानिक हमारे सलाहकार हैं वो कौन है, बी.एन. राव। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। ऑप्शन है 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या 30 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन। कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी चाहिए, 14 दिन पहले। और जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। ग्राम पंचायत से कौन संबंधित है ये पूछ रहा है। अनुच्छेद है 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 51। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पंचायतों का संगठन है वो अनुच्छेद 40 में इसकी प्रक्रिया दी गई है। आगे देखते हैं भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संसद की जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, तो ये हमारे लोकसभा का अध्यक्ष है, इसे मनोनीत करते हैं।
जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा परंपरा के अनुसार विपक्ष के किसी नेता को मनोनीत किया जाता है। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य भारत सरकार के विनियोग लेखाओं पर नियंत्रण, महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करना है। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इनमें लोकसभा से 15 सदस्य तथा राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। तो इसमें ये पूछा था कि अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, तो वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। आगे देखते हैं, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवत गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद या मनुस्मृति? तो गायत्री मंत्र हमारा ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद जो कि हमारा ये सबसे प्राचीन वेद है और यह मंत्र ऋग्वेद के 30वें मंडल में उल्लेखित है। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 30वें मंडल में है। आगे देखते हैं, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या है? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय या तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह? तो ये फिरोज शाह द्वारा जो ये दारुल सफ़ा था ये एक खैराती अस्पताल था। सल्तनत कालीन जो शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित ये दारुल सफ़ा एक हमारा क्या था? खैराती अस्पताल था। निम्न में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? तो इस ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अरुणा आसफ अली किससे जुड़ी हुई थी? तो वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। आगे देखते हैं, 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। ये 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू। जो हमारा ये 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अनुसमर्थित किया गया था। तो इसमें पूछा था कि किसने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव प्रस्तावित किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? वी सिरोल, लुई फिशर, वेब मिलर या लॉर्ड रीडिंग? तो किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए, वी सिरोल ने कहा था कि यानी कि वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। आगे देखते हैं, माउंटबेटन योजना आधार बनी। ऑप्शन है ब्रिटिश शासन की निरंतरता का, सत्ता के हस्तांतरण का, देश के विभाजन के या सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देश के विभाजन का। माउंटबेटन योजना आधार बनी थी देश के विभाजन का। भारत के निम्न राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है? ऑप्शन है तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक हमारा जो है ये अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है। आगे देखते हैं, निम्न राज्यों में से किसमें 2011 में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि अंकित की गई है? ऑप्शन है केरल, गोवा, नागालैंड या मेघालय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में ऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक वृद्धि कितनी है? -0.6 अंकित की गई है। आगे देखते हैं, अमलैंड शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है नगर का हृदय क्षेत्र, सैटेलाइट नगर, नगर का प्रतिवेशी यानी कि आसपास का क्षेत्र, नगर का निवास क्षेत्र? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगर का प्रतिवेशी यानी आसपास का क्षेत्र हमारा ये अमलैंड होता है और इसे हिंटरलैंड भी कहा जाता है। अगला है, वीवी गिर राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है नोएडा में, नई दिल्ली में, गाजियाबाद में या गुरुग्राम में? तो वीवी गिर राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है हमारा नोएडा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना लागू की गई थी। ऑप्शन है 26 जनवरी 2015, 28 अगस्त 2014, 5 सितंबर 2014 या 8 दिसंबर 2014। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना ये हमारी लागू की गई थी। इसका उद्देश्य ये था कि जो देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना और हर परिवार का एक बैंक खाता खुलवाना। ये योजना जो पहले घोषणा जब की गई थी तो 15 अगस्त 2014 को की गई थी, लेकिन जब शुभारंभ इसका हुआ तो 28 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया था। आगे देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है अप्रैल 2015 में, मार्च 2015 में, फरवरी 2015 में, जनवरी 2015 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ की गई थी। और ये कहाँ से की गई थी? तो ये पानीपत के हरियाणा में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे देखते हैं, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, उन्हीं के आदेश पे इन्होंने भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर ये इन्होंने आदेश दिया था इनको। अगला है, निम्न में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? ऑप्शन है फ्रैंक मोरिस, डॉन मोरिस या लुई फिशर या वेब मिलर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक मोरिस। फ्रैंक मोरिस जो थे इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार इन्हीं ही जाना जाता है। अगला है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा शुभारंभ किए गए 5वें और अंतिम अपतटीय गश्ती का नाम क्या है? ऑप्शन है ICGS विक्रम, ICGS वीरा, ICGS वज्र, ICGS सक्षम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ICGS सक्षम। आगे देखते हैं, 18 दिसंबर 2020 को एशियाई विकास बैंक ने भारत सरकार के साथ त्रिपुरा में आधारभूत परियोजनाओं के विकास हेतु कितनी राशि के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है $35 लाख, $42 लाख या $58 लाख या $65 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, $42 लाख। आगे देखते हैं, 14 से 18 दिसंबर 2020 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 कौनेंगे इंडिया और किस मंत्रालय के साथ मेजबानी में संपन्न हुआ? तो इसका ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेश मंत्रालय द्वारा ये मेजबानी की गई थी। आगे है, दिसंबर 2020 में NHPC द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार सुबर्णसिरी जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, जिसके मार्च 2020 तक प्रारंभ होने का अनुमान व्यक्त किया गया है? ऑप्शन है 2000 मेगावाट, 2200 मेगावाट, 3200 मेगावाट या 6000 मेगावाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2000 मेगावाट। अगला है, निम्न में से कौन सी भारतीय अरबपति उद्यमी हैं जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर हाल ही में एक वैश्विक संचार नेटवर्क कंपनी वन वेब का अधिग्रहण किया? ऑप्शन है रतन टाटा, सुनील भारती मित्तल, मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनील भारती अंबानी। इसमें पूछा था कि भारतीय अरबपति उद्यमी हैं जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर हाल ही में वैश्विक संचार नेटवर्क कंपनी वन वेब का अधिग्रहण किया, तो वो कौन थे हमारे? तो ये इसका करेक्ट आंसर था सुनील भारती मित्तल। आगे देखते हैं,
17 दिसंबर 2020 को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की 20वीं बैठक 2020 किस देश द्वारा वर्चुअल प्रारूप को आयोजित की गई? ऑप्शन है सऊदी अरब, यूएई, भारत या श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब में। अगला है ASCBU के द्वारा IASO 9001 अनुपात 2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर कौन है? अरिगन अल्लाह जूलॉजिकल पार्क या नंदकानन जूलॉजिकल पार्क या नेहरू जूलॉजिकल पार्क या पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेहरू जूलॉजिकल पार्क। आगे देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस तरह से आँख निकट दोष से संबंधित है उस तरह से दांत किससे संबंधित होगा? ऑप्शन है पायरिया, मोतियाबिंद, रोहा या एक्जिमा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पायरिया। जैसे कि आँख में हमारे जो दृष्टि दोष होते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, वैसे ही दांत में हमारे पायरिया नामक रोग हो जाता है। आगे देखते हैं निम्न में से क्या सही है? सभी खिलाड़ी लंबे नहीं हैं, सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी लंबे हैं, सभी लंबे लोग खिलाड़ी हैं, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं। इसमें ऑप्शन है 4, 3, 2, 1। तो आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि सभी खिलाड़ी लंबे नहीं हैं, तो और सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी लंबे और तथा सभी लंबे लोग खिलाड़ी हैं। ये तीनों कथन ही हमारे सही नहीं हो सकते, परंतु यह कथन सही होगा कि खिलाड़ी जो होते हैं वो क्या हैं, वो लंबे होते हैं। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि पहले में कहा था सभी खिलाड़ी लंबे नहीं हैं, सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी लंबे नहीं हैं, सभी लंबे लोग खिलाड़ी हैं। तो ये हमारा, ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं ये हमारे गलत होंगे, लेकिन कुछ खिलाड़ी लंबे हैं ये कहना हाँ सही होगा। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। इसमें विषम बताना है। ऑप्शन है पारा, सोना, चांदी या तांबा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये सभी हमारी सोना है, चांदी है, तांबा, ये सब हमारी क्या है, धातुएं हैं। और ये जो पारा है ये हमारा द्रव होता है, द्रव के रूप में जाना जाता है। तो और ये सभी हमारे ठोस के रूप में, सोना, चांदी, तांबा, ये सब हमारे क्या है, ठोस में है, और ये पारा हमारा द्रव में। तो हमारा विषम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला है, यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा? आइए देखते हैं इसको सॉल्व करके। इसमें कह रहा है कि कल से पहले वाला दिन रविवार था, बीते कल से, यानी कि जैसे ही आज है इससे कल से बीते वाले दिन, ये कल है, कल से पहले वाला दिन, तो आज हो गया, ये क्या था, रविवार। बीते कल से पहले वाला दिन ये आज है, ये बीता कल है, इसके पहले वाला दिन क्या है, ये रविवार है, ये हमारा संडे है। तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा? आने वाले कल, इसके बाद आने वाला कल, आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन, 1, 2, 3, तीसरे दिन कौन सा दिन हो गया? तो यहाँ से काउंट कर लेते हैं। संडे, ये मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, ये थर्सडे हो गया, ये हमारा फ्राइडे हो गया, ये सैटरडे हो गया और ये संडे हो गया। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविवार। कौन सा दिन होगा? रविवार होगा। आगे देखते हैं, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी होती हैं? तो हमको ये पता है कि घड़ी की जो सुइयां हैं वो 12 घंटे में 11 बार सीधी होती हैं। तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएंगी? तो 22 बार सीधी हो जाएंगी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, यदि SOUALOR
को किसी कोड में USWCNOT लिखा जाता है तो WHY को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन है CZRSGY, YJA या YPT। तो इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको। एस का हमारा कोड जो होता है वो क्या होता है 19, Q का होता है 17, U का होता है 21। अब यहाँ पे देख लेते हैं, U का हमारा 21 है, S का क्या है 19 है और W का क्या होता है 23 होता है। तो अगर हम इसमें देखें तो क्या इसमें कुछ बन रहा है? 19 में अगर हम 2 ऐड कर दें तो ये 21 हो जाता है, 17 में दो ऐड कर दें तो 19 हो रहा है, 21 में 2 ऐड कर दें तो 23 हो रहा है। यानी कि हमारा ऐसे ही सीक्वेंस चलता जाएगा। तो इसी तरह से W का 23 होता है, W का 23 होता है, H का 8 होता है और Y का 25 होता है। तो इसमें हम 2 ऐड कर दें तो ये 25 का मतलब Y, 2 में Y है। अब आगे देख लेते हैं, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। J का 10 होता है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर मिल गया। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, YJA। लास्ट है 22 जनवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में उत्तर प्रदेश जनजाति संग्रहालय का निर्माण कहाँ प्रस्तावित है? ऑप्शन है शाहजहांपुर, वाराणसी या लखनऊ या प्रयागराज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। जो जनजाति संग्रहालय का निर्माण हुआ वो लखनऊ में हुआ, और जो हमारा ये स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय है ये हमारा कहाँ हुआ? ये शाहजहां में इसका निर्माण हुआ। तो हमारा अगर ये पूछता है जनजाति संग्रहालय तो वो लखनऊ में, और अगर ये पूछे स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय तो वो शाहजहांपुर। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।